Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about cultural studies, in which we will discuss about Richard Hogarth, Triple C's, Stuart Hall, Richard Johnson. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Cultural studies क्या होता है? Designates a recent and rapidly growing cross-disciplinary enterprise for analyzing the conditions that affect the production, reception, and cultural significance of all types of institutions, practices, and products. तो देखिए कल्चरल स्टडीज जो होते हैं इसमें हर तरह की चीजों को स्टडी की जाती है जिसमें रिसेंट और रैपिडली ग्रोइंग क्रॉस डिसिप्लिनरी एंटरप्राइज जो होते हैं उनकी कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है. जस्ट लाइक इफेक्ट इसमें क्या होता है जो दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो जितने भी तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं कल्चर से रिलेटेड, मतलब कल्चर से रिलेटेड क्या है, हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी कल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, कल्चर के ही पार्ट होते हैं. अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में एग्जिस्ट करता है, उस कंट्री का वो इंस्टीट्यूशन जो होता है वो कल्चर होता है उस कंट्री का, उसका पार्ट होता है. तो वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कल्चर के फॉर्म में या फिर जो कल्चरल उसका सिग्निफिकेंस होता है उसके रूप में उसकी स्टडीज की जाती है. और इन सब चीज में लिटरेचर सबसे मोस्ट है. लिटरेचर भी हो सकता है और भी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन लिटरेचर में भी क्या होता है कि लिटरेचर को भी स्टडी की जाती है as merely one of many forms of cultural signifying practices. तो जितने भी cultural signifying practices के forms होते हैं उसमें से एक form literature होता है. लिटरेचर में भी cultural studies होते हैं जिसमें हम different kind of cultural studies को क्या करते हैं, practices को एक तरह से उनका क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज होते हैं, फेमिनाइन जो क्रिटिसिज्म है, फिर आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, सोशल मीडिया थ्योरी है, मीडिया थ्योरी है. ये सारी जो चीजें हैं वो सब कुछ इसके अंदर आता है और उसमें इसकी स्टडी की जाती है. A chief concern is to specify the functioning of the social, economic, and political forces and power structure that produce all forms of cultural phenomena and endow them with their social meanings, their truth, the modes of discourse in which they are discussed, and their relative value and status. देखिए क्या होता है, a chief concern is to specify the functioning of the social, economic, and political forces, पावर स्ट्रक्चर्स. तब यहाँ पे किसी भी चीज का जो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वैल्यू होता है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो वैल्यू होती है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी वैल्यू होती है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी वैल्यू होती है, उस पर डिस्कशन किया जाता है. वो सारी जो चीजें होती हैं वो कल्चरल फिनोमेना के पार्ट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं. जस्ट लाइक मान लीजिए अब कोई वर्ड है, तो किसी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में उस वर्ड का मीनिंग कौन डिसाइड करता है, वहां की सोसाइटी. वो सोसाइटी कितना इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो सोसाइटी कितना पॉलिटिकली पावरफुल है, तो वो अपनी लैंग्वेज को फ्लोरिश कर सकता है, अपनी लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स है उसे यूज कर सकता है और उसे डिसाइड कर सकता है कि नहीं इस वर्ड का मतलब ये होता है. जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लोगों ने जब पेड़ के लिए ट्री वर्ड का यूज किया होगा तो उन लोगों ने बता दिया कि हाँ ट्री का मतलब पेड़ ही होता है. ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि वो क्या मतलब इसमें कल्चरल स्टडीज में यही किया जाता है कि कैसे कोई वर्ड है उसका मीनिंग कैसे जनरेट हुआ है, उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा है, पावर स्ट्रक्चर का क्या उस पर इम्पैक्ट रहा है. तो यू बेटर नो दैट कि अगर कोई चीज सोसाइटी में पावरफुल है तो वो अपने आप को अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या कर सकता है. एक पर्सन का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक पर्सन सोसाइटी में पावरफुल है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेटअप कर लेता है.
और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो दैट इज, अगर कोई सोसाइटी है और वो पावरफुल है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो वर्ड्स वगैरह हैं उसे जनरेट कर सकते हैं, उनका मीनिंग डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं ये शब्द है, ये वर्ड हमने यूज किया तो इसका मतलब यही होगा। तो किस तरह से विद द टाइम पीरियड जो वर्ड्स हैं वो इंक्लूड हुए हैं लैंग्वेज में और उनकी मीनिंग जो है कैसे डिसाइड किया गया है, तो वहां से ये सारी चीजें जो है कल्चरल स्टडीज में क्या किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है। कुछ हद तक आप लोग को समझ में आया होगा कि कल्चरल स्टडीज क्या है, थोड़ा और आगे देखेंगे तो और अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर, पॉपुलर कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। तो कल्चरल स्टडीज में क्या होता है, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर होता है उसमें पॉपुलर कल्चर भी शामिल होता है। तो मान लीजिए कोई भी कंटेम्प्रेरी कल्चर है, उसमें जो चेंजेस हैं विद द टाइम, कैसे चेंजेस ऑकर हुए हैं, उसकी क्या हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, वो सभी चीजें इसमें स्टडी की जाती हैं। कल्चरल स्टडीज रिसर्चर्स generally investigate how cultural practices relate to wider systems of power associated with or operating through social phenomena, ideology, class structures, national formation, ethnicity, sexual orientation, gender and generation। देखिए और सिंपल शब्दों में यहाँ पे कल्चरल स्टडीज को बताया गया है कि जो कल्चरल स्टडीज के रिसर्चर्स से वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो वाइडर सिस्टम ऑफ पावर से एसोसिएटेड है। मीन्स कैसे, मतलब वो पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, कोई भी कल्चर जो है पावर के हिसाब से डिसाइड होता है, यानी कि उस कल्चर में जो भी कल्चर के जितने भी फॉर्म्स हैं, जो भी चीजें कल्चर के अंडर आता है वो सभी कहीं ना कहीं पावर से एसोसिएटेड होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया, जैसे आइडियोलॉजी। अब सोचिए अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करता है कि किसी सोसाइटी में कोई आइडियोलॉजी की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी तभी एक्सेप्टेबल होता है जब वो पावर से एसोसिएटेड होता है। क्लास स्ट्रक्चर, अगर किसी सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर है, क्लास हायरार्की है, तो दैट इज इवन द रिजल्ट ऑफ पावर। नेशनल फॉर्मेशंस, चाहे लैंग्वेज है, चाहे लिटरेचर है, चाहे वर्ड्स है, उनका जो नेशनल फॉर्मेशन है दैट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ पावर। एथनिसिटी, अगर कोई कल्चर है वहां पे जो भी एथनिसिटी है तो उसको भी पावर इम्पैक्ट करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर एंड जनरेशन। तो अभी देखिए क्यों शुरू में मतलब कोई भी लैंग्वेज रहा होगा तो उस लैंग्वेज में जिस तरह से वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स को यूज किया जाता है, तो दैट इज, वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं। जितने भी पावर वाले वर्ड्स होते हैं दैट इज जस्ट फॉर मेन, आदमी लोगों के लिए होता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड्स लेते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। इज देयर एनी वर्ड फॉर द प्रेसिडेंट हु इज फीमेल? तो क्या ऐसा कोई वर्ड है जो फीमेल प्रेसिडेंट के लिए है? नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा और इन्हीं सब चीजों का कल्चरल स्टडीज में स्टडी की जाती है कि कैसे जेंडर के बेस पे, जनरेशन के बेस पे किसी जो चीज होते हैं उनका एक तरह से ओरिएंटेशन होता है और उनको आगे क्या किया जाता है, सोसाइटी में कैरी ऑन किया जाता है। Cultural studies combines a variety of approaches: semiotics, Marxism, feminist theory, ethnography, post-structuralism, structuralism, post-colonialism, social theory, literary theory, etc. तो कल्चरल स्टडीज में ये सभी अप्रोचेस जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। सेमियोटिक्स की स्टडी की जाती है, मार्क्सिज्म की स्टडी की जाती है, फेमिनिस्ट थ्योरी की स्टडी की जाती है, एथनोग्राफी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सोशल थियरी, लिटरेरी थियरी, ये सारी जो फील्ड है कल्चरल स्टडीज की ही डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं और इन्हीं अप्रोचेस के माध्यम से कल्चरल स्टडी को क्या किया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है इन्हीं को।
तो इन्हीं सब चीजों को बेस बनाकर कल्चरल स्टडीज में एक तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे कोई चीज, जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी आई तो क्यों आई, कैसे आई, मार्क्सिज्म आया तो क्यों आया, कैसे आया, वो सब कुछ इसमें स्टडी किए जाते हैं। Cultural studies seeks to understand how meaning is generated, disseminated, contested, bound of systems of power and control. अब देखिए और सिंपल टर्म में यहाँ दिया गया है कि कल्चरल स्टडीज किस चीज को वो करता है, किस बात को अंडरस्टैंड करता है कि कैसे कोई मीनिंग जो है जनरेट हुआ है, कैसे कोई मीनिंग डिसेमिनेटेड हुआ है, कॉन्टेस्ट मतलब किसी मीनिंग कैसे वो कॉन्टेस्टेड रहा है सोसाइटी में, और बाउंड ऑफ सिस्टम्स ऑफ पावर एंड कंट्रोल, और कैसे जो मीनिंग्स होते हैं वो पावर और कंट्रोल से बाउंड अप होते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स विद इन अ पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन। और कोई भी पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन है उसमें सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पीयर्स में कैसे वो मीनिंग जनरेट हुआ है, ये सभी चीजें कल्चरल स्टडीज में किया जाता है। देखिए जैसे इंग्लिश, अगर इंग्लिश की आप देखेंगे कैसे इंग्लिश का ग्रोथ हुआ है, तो पास्ट में यू बेटर नो दैट कि इंग्लिश वाज नथिंग, एक सिंपल सा डायलेक्ट था, कैसे डायलेक्ट से वो लैंग्वेज बना, और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बना, इंग्लिश कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया, बिकॉज इंग्लिश पीपल हैज द पावर। इंग्लिश पीपल ने क्या क्या रखा था पास्ट में, आधी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और जब जैसे उन्होंने कंट्रोल में किया वैसे अपने वो लैंग्वेज को फ्लोरिश कर पाए, अपने रिलीजन को फ्लोरिश कर पाए, अपने कल्चर को फ्लोरिश कर पाए। तो वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है, वो सभी चीजें ही मतलब उसी तरह की चीजें जो है कल्चरल स्टडीज में क्या होता है उसमें स्टडी की जाती है, इंक्लूड की जाती है। और कहीं ना कहीं वहीं से ये जो कल्चरल स्टडीज है, जब इसकी स्टडी की जाती है तो वहीं से एक आता है कल्चरल हेजमनी का थ्योरी। कल्चरल हेजमनी का थ्योरी में क्या होता है कि कैसे कोई कल्चर जो होता है वो सुपर हो जाता है, जस्ट लाइक इंग्लिश कल्चर। लॉर्ड मैकाले आए तो कैसे बोले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि इंडिया और अरब की सारी लाइब्रेरी को मिला दिया जाए तो इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी के मुकाबले भी बराबर मतलब बराबरी नहीं कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट कल्चरल हेजमनी। और इंटरनेशनल इंग्लिश कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ, क्या अगर इंग्लैंड के लोग पास्ट में इतने पावरफुल नहीं रहे होते तो क्या वो अपने लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड में फ्लोरिश कर पाते, नहीं कर पाते। तो पावर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो वही है कि पावर की वजह से उनकी कल्चर क्या हुई, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, उनका रिलेशन फ्लोरिश हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसी चीज को कल्चरल हेजमनी कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, और इन्हीं चीजों का कि कैसे कोई लैंग्वेज, कोई कल्चर, कोई रिलीजन या कोई भी थ्योरी हुआ, वो कैसे विद द टाइम पीरियड वो ग्रो कर दिया, कैसे वो इफेक्टिव हुआ, वो सब कुछ कल्चरल स्टडीज का पार्ट होता है। Cultural studies was initially developed by British Marxist academics in the late 1950s, 1960s and 1970s. तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कैसे इनिशियल स्टेज में कल्चरल स्टडी जो है डेवलप हुआ था। तो ये ब्रिटिश मार्क्सिस्ट के द्वारा हुआ था 1950s, 1960s और 1970s के दौरान। One precursor of modern cultural studies was Roland Barthes. मॉडर्न कल्चरल स्टडीज का प्रीकर्सर किसे माना जाता है, रोला बार्ट्स को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, हर जगह इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, कल्चरल स्टडीज में तो देखने को मिलेगा ही। फिर स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वहां पे भी ये नाम आपको आएंगे। इनका फेमस वर्क है माइथोलॉजीज, जो 1957 का वर्क है, जिसमें इन्होंने एनालाइज किया है सोशल कन्वेंशंस एंड कोड्स, मतलब जो सोशल परंपरा है, जो सोशल कोड्स है, उसको इन्होंने अपने वर्क माइथोलॉजीज में क्या किया, एनालाइज किया है। That confirm meanings in such social practices as women's fashions and professional wrestling. तो उसमें वो सारे मीनिंग जो कंफर्म करते हैं, इन्होंने जो सोशल कन्वेंशंस और कोड का यूज किया ना, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सोशल प्रैक्टिसेस से। किस तरह के सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, वुमेन्स फैशन हो गया, प्रोफेशनल रेसलिंग हुआ,
मान लीजिए वुमेन फैशन में कोई फैशन कैसे आ गया, फैशन के लिए वो टर्म कैसे यूज हुआ, रेसलिंग है, प्रोफेशनल रेसलिंग है, वो कहाँ से हुआ, उसके लिए जो टर्म्स वगैरह यूज हुए वो सब कुछ मतलब इनके माइथोलॉजी में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी पार्ट है कल्चरल स्टडीज का। This movement was inaugurated by Raymond Williams Culture and Society 1958 and by Richard Hogarth The Uses of Literacy 1958 and it became institutionalized by Richard Hogarth। तो देखिए ये मूवमेंट कहाँ से शुरुआत होता है, तो रेमंड विलियम्स का वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी 1958 का, और रिचर्ड होगार्ड का वर्क है द यूसेस ऑफ लिटरेसी 1958, दोनों 1958 का वर्क है। तो इनके इन वर्क से ही इस मूवमेंट की शुरुआत होती है कल्चरल स्टडीज की, वहीं से लोग कल्चरल स्टडीज करना शुरू कर देते हैं। और कल्चरल स्टडीज में आप लोग अब तक जान चुके होंगे कि वो सब कुछ उसमें इंक्लूड है जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी लाइफ स्टाइल हो, चाहे हमारी वो लैंग्वेज हो, चाहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरी हो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, मार्क्सिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, सेमियोटिक्स से स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब कुछ कल्चरल स्टडीज का ही पार्ट है, फॉर्म है, याद रखेंगे। और यहीं से क्या होता है, ये मूवमेंट और आगे प्रोसीड करता है रिचर्ड होगार्ट जब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करते हैं, मींस when he used the term in 1964 in founding the Center of Contemporary Cultural Studies, it's mean triple C's, at the University of Birmingham। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, रिचर्ड होगार्ट ने एक सेंटर का फाउंडेशन किया था, दैट इज कॉल्ड सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, और ये कहाँ पे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, वहीं पे इस सेंटर को इन्होंने फाउंड किया था। और वहां ऐसा इन्होंने कब किया था, 1964 में। तो जब इस सेंटर को इन्होंने स्टेब्लिश किया तो इन्होंने एक टर्म यहाँ पे यूज किया है कल्चरल स्टडीज, तो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। तो यहीं से इन्होंने इस टर्म को यूज किया 1964 में, और यहीं से ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, याद रखेंगे। और ये सेंटर किसने स्टेब्लिश किया है, तो रिचर्ड होगार्ड ने किया है, इसे याद रखेंगे। तो ये जो ट्रिपल सी है ना, यही ट्रिपल सी है, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जस्ट रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था। Hogarth's assistant Stuart Hall assumed the directorship of triple C's. In 1979, Hall left and Richard Johnson became director। तो अब देखिए रिचर्ड होगार्ड के बाद इसके डायरेक्टर बन जाते हैं स्टुअर्ट हॉल, जो कि होगार्ड के असिस्टेंट होते हैं। क्यों ये डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि होगार्ड उस सेंटर को लेफ्ट कर देते हैं, वो कहीं और अपने वर्क के लिए चले जाते हैं, तो इस वजह से वहां पे हेड बन जाते हैं स्टुअर्ट हॉल ट्रिपल सीज के। फिर 1979 में हॉल भी उसे लेफ्ट कर देते हैं स्टुअर्ट हॉल, और उसके बाद रिचर्ड जॉनसन डायरेक्टर बन जाते हैं ट्रिपल सी के। तो याद रखेंगे रिचर्ड होगार्ट का नाम कनेक्टेड है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज ट्रिपल सी से, और फिर उसके बाद स्टुअर्ट हॉल, फिर उसके बाद रिचर्ड जॉनसन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपल सीज जो है उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी कौन कौन है। In the United States, cultural studies had its root mainly in the mode of literary and cultural criticism known as the New Historicism, with its antecedents both in post-structural theorists such as Louis Althusser and Michel Foucault, and in the treatment of culture as a set of signifying systems of Clifford Geertz। देखिए यूएस में ये सब तो रहा ब्रिटेन की कहानी कि ब्रिटेन में कैसे कल्चरल स्टडीज शुरू होता है। तो यूएस में क्या होता है कि कल्चरल स्टडीज जो होती है इसकी रूट कहाँ से होता है, जो भी लिटरेरी मोड होते हैं और कल्चरल क्रिटिसिज्म होते हैं जस्ट लाइक द न्यू हिस्टोरिसिज्म, वहीं से कल्चरल क्रिटिसिज्म एक थ्योरी आती है द न्यू हिस्टोरिसिज्म के नाम से। तो इसी में कहीं ना कहीं कल्चरल स्टडीज की जो रूट है वो देखने को मिलता है यूएस में, मींस न्यू हिस्टोरिसिज्म से ही शुरुआत होती है कल्चरल स्टडीज की यूएस में। जो पोस्ट स्ट्रक्चरल थियोरिस्ट हैं जस्ट लाइक
लुइस ऑलथूसर एंड मिशेल फoucault, इन्हीं लोगों से इसकी शुरुआत होती है। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर एज ए सेट ऑफ क्लिफोर्ड गेट्स। तो जो क्लिफोर्ड गेट्स हैं, इनका जो सिस्टम होता है, सिग्निफाइंग सिस्टम होता है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं कल्चर को लेकर अपना ट्रीटमेंट प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 3 पर्सनैलिटी है, याद रखेंगे, यूएस के कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड हैं। तो इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है यूएस में जो कल्चरल स्टडीज है स्टार्ट होता है। और ये भी याद रखेंगे कि यूएस में कल्चरल स्टडीज कैसे स्टार्ट होता है। द न्यू हिस्टोरिसिज्म, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कल्चरल क्रिटिसिज्म है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो आप लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए होंगे। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी बुक्स ऑथर्स आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि रोनाल्ड बार्ट्स का जो वर्क है माइथोलॉजीज 1957 का वर्क है, रेमंड विलियम्स का वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी 1958 का, रिचर्ड होगार्ट का वर्क है द यूसेस ऑफ लिटरेसी 1958 का वर्क है, और सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज ट्रिपल का फॉर्म इसकी ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1964 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। किसने किया था? रिचर्ड होगार्ट ने किया था। इनके बाद कौन डायरेक्टर बनता है ट्रिपल का? स्टुअर्ट हॉल के बाद कौन बनता है? रिचर्ड जॉनसन। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, ट्रिपल सी से कनेक्टेड हैं। तो आई थिंक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा और इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं जानना है। सिंपल इतना ही जानना है कि कल्चरल स्टडीज में सब कुछ आते हैं स्टडी के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज, वो सब कुछ, लैंग्वेज की ओरिजिन, लैंग्वेज का एक्सपेंशन, ठीक है, उसमें पावर का क्या रोल है, वो सब कुछ कल्चरल स्टडीज में स्टडी किए जाते हैं। कल्चरल हेजमनी, ये सभी पार्ट है कल्चरल स्टडीज का। This is all about for this video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy, keep smile.